बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चार मौज़ूआत हैं। एक तो पीटीआई फिर ठुस हो गई बहुत बड़े दावों के बावजूद और तजिया नगारों के इन तजियों के बावजूद कि इस मरतबा कुछ बड़ा हो जाएगा, और फिर ये भी कि इमरान खान के साथ अंदर ही अंदर कोई मुज़ाकरात करने की तैयारी है, ताकि अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दाम में नहीं आती तो फिर इमरान खान को बाहर लाकर उनके जरिए तरामीम कराई जाए और रेफरेंडम कराया जाए, इस पर बात होगी। और लाहौर में एक दिन पहले कश्मीर एक्शन कमेटी का सेमिनार हुआ। ये कश्मीर एक्शन कमेटी की मैं वजाहत करूंगा, है चौंकिए मत। कश्मीर एक्शन कमेटी के जेर तहत एक सेमिनार हुआ जिसमें मजहर अब्बास और सुहेल वड़ाई साहब ने तकरीरें करके जो जिस तरह की तकरीरें उन्होंने की उसके नतीजे में इस सेमिनार का जो मकसद था वो सारा गारत हो गया और यानी उल्टा काम हो गया, और वो जो मेहनत थी और जो सरमाया लगाया गया था वो सारे का सारा ज़ाया हो गया। ये क्या चक्कर है? और शहबाज शरीफ कुछ और नहीं बन सकते तो कम से कम फिदवा थानेदारी बन जाए, ये क्या मसला है? इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही कुछ मौलाना फजल रहमान साहब के मशवरे, बड़े खतरनाक मशवरे हैं, बड़े बेज़रर मशवरे हैं, दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं। तो आगाज करते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार हुए 3 साल हो गए, और वो 3 साल जो पीटीआई ने कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि पीटीआई का तो ये दावा था कि इमरान खान को 1 हफ्ता से ज्यादा जेल में रखा ही नहीं जा सकता, और ये खुद पांव पड़ेंगे, जर्नैल आएंगे, पांव पड़ेंगे। और फिर पूरा ये 3 साल का अरसा हमने ऐसे देखते हुए गुजारा कि हर रोज इनके तरफ से दावा होता था कि इमरान खान ने निजाम को गले से पकड़ लिया, इमरान खान ने निजाम को कमर से पकड़ लिया, इमरान खान ने निजाम को टांगों से पकड़ लिया, इमरान खान ने निजाम को पता नहीं कहां से पकड़ लिया, दबोच लिया, बेबस करके रख दिया। फलाना जर्नैल आ गया और लेट गया, फलाना जर्नैल आ गया और लेट गया। इमरान खान डट गया, मैं नहीं मानता, गेट आउट, शट अप, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं। और 3 साल सिसक कर इन्होंने गुजार दिए। अब 3 साल पूरे होने के बाद इन्होंने ख्याल आया कि अब तो कुछ करना चाहिए। बड़े जोरों की तैयारियां की और कहा कि अवामी ताकत निकलेगी। वो पेशावर में जलसा किया। उस पेशावर के जलसे में जितनी हाजिरी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, और खुद पीटीआई वालों को अंदाजा था कि इतनी हाजिरी नहीं हो सकेगी। चुनांचे उन्होंने हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर यह पेशगी ऐलान किया कि ये जलसा सिर्फ पेशावर का है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि अगर बहुत ज्यादा बड़ा जलसा नहीं हो सका तो उसकी वजह यह है कि ये पेशावर का लोकल जलसा है। लेकिन ये झूठ था। हकीकत में पख्तूनख्वा सूबे के हर हिस्से से जुलूस लाने की हदायत की गई थी, और जुलूस आए, सवात से आए, दीर से आए और जनूब के इलाकों से आए, मशरक मगरब से आए, पूरे सूबे से जुलूस आए, लेकिन बात नहीं बन सकी। बहरहाल अगर पेशावर में वो बड़ा जलसा कर भी ले तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वहां उनकी हुकूमत है और हुकूमत का जलसा बड़ा हो ही जाता है, क्योंकि हुकूमत सरकारी मुलाजमों को आर्डर दे देती है कि जुलूस में पहुंचे। और सरकारी मुलाजम कौन से? सिर्फ टीचर नहीं, सिर्फ क्लर्क नहीं, बल्कि वो पुलिस को भी आर्डर दे देती है कि भाई इतने हजार पुलिस सादा लिबास में जलसा गा के अंदर मौजूद होनी चाहिए। फिर भी वो कोई इनकलाबी किस्म का शो नहीं कर सके। और फिर इससे एक और बात भी कि अलीमा खान इसमें शरीक नहीं थी, इस जलसे में उनको बुलाया नहीं गया या वो खुद नहीं आई। दोनों सूरतों में ये पता चलता है कि ये दरअसल पीटीआई का एक ऐसा जलसा था जो वफाकी हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर किया गया था। और पीटीआई वाले कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मान गए हैं, और कुछ लोग अभी नहीं मान रहे, वो भी मान जाएंगे कि सोहेल अफरीदी अब पीटीआई का नहीं है। वो चाहे जैसी मर्जी तकरीरें करे, गालियां बके, धमकियां दे, खून रेजी का ऐलान करे, एक्शन प्लान दे, जो मर्जी करे, वो दरअसल वफाकी हुकूमत ही का आदमी है। अब वो पीटीआई का नहीं रहा। ये पीटीआई को समझ में आ जाएगी। अब लाहौर का सुनिए। लाहौर में इन्होंने कुव्वत का भरपूर मुजाहरा करने का पूरा बंदोबस्त किया था, पूरी तैयारी की थी, और ईवान अदल के बाहर इसमें वकील भी शामिल थे,
اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کارکن شامل تھے، لیکن مجموعی حاضری 700-800 سے زیادہ نہیں بڑھ سکی۔ چلیے ہم ایک ان کو گریس مارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1000 کا جلسہ تھا، 1000 افراد، اور اس میں لوگ کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ سیالکوٹ سے لوگ آئے تھے، گجرانوالہ سے آئے تھے، سائیوال سے آئے تھے، اوکاڑا اور قصور سے آئے تھے، شیخوپورہ اور فیصل آباد سے آئے تھے، ایون جنوبی پنجاب کے شہروں سے لوگ آئے تھے۔ چلیے زیادہ نہیں، آپ اگر 10 شہروں کے جلوس نکال لیں کہ 10 شہروں سے جلوس آئے اور ہر جلوس میں 50 لوگ تھے، تو 500 لوگ تو یہ ہو گئے، اور 500 لوگ یہ ہو گئے اور 200-250 وکیل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی لاہور سے 250 کارکن بھی اکٹھے نہیں کر سکی، 250 کارکن بھی اکٹھے نہیں کر سکی۔ خیر یہ تو پروگرام ان کا شور ٹھوس ہو گیا، لیکن اس دوران تجزیہ کاروں کی طرف سے، ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے، جن کے پروگرام ظاہر ہے ادارے کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں، یوٹیوبرز کی بات تو چھوڑیں، وہ تو چلیے اپنی بات کہنے میں خود مختار ہوتے ہیں، ان کو کوئی ڈاکومنٹری ثبوت بھی نہیں دینا پڑتا، وہ تو یہ کہہ دیں گے کہ جی بابسوک ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آج ایک 3 اسٹار جرنیل اڈیالہ جیل پہنچا، دروازہ کھلتے ہی اس نے عمران خان کے پاؤں پکڑ لیے۔ عینی شاہدین نے کہا کہ عمران خان کا رویہ بڑا سخت تھا، اور عینی شاہدین کہتے ہیں کہ وہ جرنیل صاحب جو تھے وہ گڑ گڑا رہے تھے، عمران خان سے رحم کی اپیلیں کر رہے تھے۔ تو وہ تو یوٹیوبر تو پھر کہہ سکتے ہیں نا، ان کے پاس باوسوک ذرائع کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اب تو لگتا ہے کہ مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کے جو اینکر پرسن حضرات ہوتے ہیں ان کے ذرائع بھی اسی طرح کی ہو گئے ہیں۔ ان سب کا دعویٰ تھا کہ ریفرینڈم تو ہوگا، صوبے تو بنیں گے، اور اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نہیں مانے گی تو یہ سسٹم لپیٹ کر عمران خان کو باہر لایا جائے گا۔ بلکہ کئی لوگوں نے کہانیاں چلا دی کہ عمران خان سے تو رابطے شروع بھی ہو گئے ہیں، عمران خان کو باہر لایا جائے گا، ان کی پارٹی کو حکومت دی جائے گی۔ بھائی عقل کے دشمنوں یہ کیا بات کر رہے ہو؟ عمران خان کو باہر لانے کا ایک ہی طریقہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اعلان کرے کہ ہاں 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا، ہم اپنی غلطی مانتے ہیں، اپنے فالس فلیگ آپریشن پر معذرت کرتے ہیں، عمران خان سے معافی مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ حضور والا تشریف لائیں اور وزارت عظمیٰ کی گدی پر بیٹھ جائیں اور ریفرینڈم کا آرڈر کریں اور نئے صوبے بنائیں۔ اگر عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے، چلیے یہ اعلان زبانی نہیں کرتے، تب بھی رہائی کا مطلب یہی ہوگا کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، جو کہ نہیں تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا تھا، پی ٹی آئی کے ورکروں نے کیا تھا، پی ٹی آئی کے لیڈروں نے کیا تھا، اور سارا منصوبہ عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں بنا تھا۔ تو یہ عقل کے دشمن ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو باہر لا کر ریفرینڈم کا مقصد حاصل کیا جائے گا۔ اچھا یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو اینکر حضرات ہیں، ٹی وی پروگرامر ہیں، یہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی کر رہی ہیں کہ جو کرنا ہے وہ تو ہوگا، فیصلہ ہو گیا ہے، صوبے تو بنیں گے، ریفرینڈم تو ہوگا۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ریفرینڈم ہو بھی جائے، اول تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ریفرینڈم ہوگا، اگر ریفرینڈم ہو بھی جاتا ہے تو صوبہ ریفرینڈم کا حکم ماننے پر کا پابند نہیں ہے جب تک وہ صوبائی اسمبلی قرارداد نہیں پاس کرتی کہ ریفرینڈم میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل درآمد ہوگا، اس حکم پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہیں گے؟ یہ ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، ملک میں بے یقینی پھیلے، بے یقینی قائم رہے، یعنی بے یقینی کی جو فضا قائم ہے اس میں کمی نہ ہو، اس میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو، اور سرمایہ کاری نہ آئے۔ پاکستان کا جو سرمایہ کار ہے وہ بھی سرمایہ نہ نکالے، پاکستان میں معیشت اسی طرح بیٹھی رہے، لیٹی رہے، بلکہ پاتال میں دفن رہے، یہ سارا کچھ اسی طرح ہوتا رہے۔ یعنی یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں حالات بہتر ہوں، جو ٹی وی پر بیٹھ کر یا اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ریفرینڈم تو ہوگا، ریفرینڈم تو ہوگا۔ حکومت تو نہیں کہہ رہی، اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان تو نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایک الگ ایجنڈا ہے۔ اچھا، اب کشمیر ایکشن کمیٹی، میں نے تو اس کا نام رکھا ہوا بھارتی ایکشن کمیٹی، را کے ایجنٹ ہیں، را سے ان کا رابطہ ہے، را کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، ان سے ہتھیار بھی لیتے ہیں، ان سے پیسہ بھی لیتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی
करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ इदारे जो कुछ भी कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो दुरुस्त कर रही है, हद है। कल बीबीसी की एक रिपोर्ट थी, परसों बीबीसी की रिपोर्ट थी, वहाँ उसका रिपोर्टर गया, वहाँ मीरपुर में गया, मुजफ्फराबाद में गया, रावलाकोट में गया, तो लोगों से मिला। तो एक्शन कमेटी के लोग उससे क्या कह रहे थे? उससे कह रहे थे कि ये रियासत पाकिस्तान हम पर तशद्दुद कर रही है, हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है, हम तो सिर्फ सस्ती बिजली सस्ता आटा मांगने आए हैं। अंदाजा करें कौन सा सस्ता आटा भाई, अब तुम्हें तो पहले ही मुफ्त के भाव से आटा मिल रहा है, बिजली मुफ्त के भाव है, नहाने का पानी बिजली पर गर्म होता है, गैस पर नहीं, चूल्हा जलता है गैस पर नहीं, बिजली पर जलता है, कपड़े धोने के लिए पानी गर्म किया जाता है तो वो भी बिजली पर गर्म किया जाता है। यानी अगर कश्मीर के लोग यानी बिजली पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पुख्तूनख्वा में बिजली लोग सोच सोच कर जलाते हैं, बल्ब जला देते हैं, बल्ब बुझा देते हैं, पंखा बंद, जरा हवा चलती है पंखा बंद कर देते हैं, बिजली का खर्च बचे। और वहां हर चीज इलेक्ट्रिक राड पर चल रही है, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक चूल्हे, हर चीज बिजली मुफ्त है। वहां आटा भी तकरीबन मुफ्त के भाव है, और वो कह रहे हैं कि हम तो सस्ता आटा मांगने आए हैं, हम तो सस्ती बिजली मांगने आए हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और बीबीसी के रिपोर्टर में इतनी अकल नहीं थी कि वो उनसे पूछ लेता कि भाई आपको तो पहले ही मुफ्त आटा मिल रहा है, पहले ही मुफ्त बिजली मिल रही है, तो अब कौन सी बिजली मुफ्त करानी है आपने? तो ये हो रहा वहां। तो खैर पंजाब में प्राइवेट तालीमी इदारों का एक इकट्ठ है, और ये मुस्तकबिल की भारतीय एक्शन कमेटी है। इनके अज़ाइम, इनके इरादे, इनकी प्राइवेट गुफ्तगुओं के खुलासे सब जानता हूं, और इनकी नज़र है कि एक न एक दिन अखंड पंजाब बनेगा, पंजाब इकट्ठा हो जाएगा, फिर हमारे कैंपस बनेंगे, अमृतसर में कैंपस बनेंगे, जलंधर में बनेंगे, तरन तारण में बनेंगे, ठंडा में बनेंगे, फिरोजपुर में, लुधियाना में, यानी कांगड़ा में, हर जगह हमारे कैंपस बनेंगे, नोट ही नोट होंगे। तो ये इनका एजेंडा है, पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादों को तबाह करना, और ये तालीमी इदारे ये काम कर रहे हैं। ये आज अभी नहीं बने, लेकिन कल परसों ये बनने वाले हैं, वही काम करने वाले हैं जो भारतीय एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में किया है। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं या उसकी हिमायत करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनका ख्याल है कि इसके नतीजे में हमारा एजेंडा आगे बढ़ेगा। ये परवेज मुशर्रफ दौर में इनको लाया गया था, जब परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने का क्रैश प्रोग्राम शुरू किया था, तो इन लोगों को तलाश करके लाया गया था। ये उस दौर के लोग हैं। तो खैर इस भारतीय एक्शन कमेटी ने एक फंक्शन किया नए सूबों के हक में कि पाकिस्तान के हिस्से बखरे किस तरह करने हैं, इसके हक में राय अमवा हमवार की जाए, और सारे वही अनासर, करप्ट अनासर, लूट मार करने वाले अनासर, ठग अनासर, लिबरल अनासर, मम्मी डैडी ग्रुप के अनासर, सारे यानी एंटी पाकिस्तान लोग जो थे उसमें बुलाए हुए थे। और रौनक लगाने के लिए इन्होंने सुहेल वड़ाई साहब को भी बुला लिया, मजहर अब्बास को भी बुला लिया कि चलिए एक जरा एक रंग बन जाएगा, क्योंकि मजहर अब्बास साहब के नजरियात तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। सुहेल वड़ाई साहब अब तक हुकूमत यानी आइन के खिलाफ ही कालम लिखते रहे हैं, या उनकी खुशनुदी के लिए कालम लिखते रहे हैं, जिनकी खुशनुदी के लिए वो लिखते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हुआ क्या, मजहर अब्बास साहब ने जो तकरीर करनी थी वो तो करनी थी, सुहेल वड़ाइश ने यू टर्न लिया और हैरान कुन हद तक आइन के हक में बड़ी जोरदार, मुअस्सर, मुदल्लल और वजनी तकरीर कर डाली। बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ उनके अंदर का सहाफी बेदार हो गया, और मैं तो मुबारक देता हूं सहाफियों को कि सुहेल सरवर वड़ाई साहब वापस सहाफत में आ गए हैं, क्योंकि इससे पहले तो वो कुछ लोगों की खुशनुदी के लिए लिखते थे और पाकिस्तान में अनारकी, इंतशार, इफ्तराक, बेयकीनी की फजा कायम करने की कोशिशों में हिस्सेदार होते थे। लेकिन अब उन्होंने जमीर की आवाज पर आइन के हक में तकरीर की, और मजहर अब्बास साहब ने तो अपनी जगह पट्टे उघड़ कर रख दिए। उनकी तकरीरों के क्लिप वायरल हैं, आप जरूर सुनिएगा। मुझे तो लगा जैसे मौलाना फजल रहमान तकरीर कर रहे हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान, मैं इनकी तकरीरों के कोट नहीं दूंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा, ये क्लिप आपने सुन लिए होंगे मेरा ख्याल है पहले ही, क्योंकि बहुत ज्यादा सुने जा रहे हैं, और पूरे सेमिनार में यही 2 क्लिप सुने जा रहे हैं। बाकी किसी को कोई घास नहीं डाल रहा, कोई
किसी को जानने की ख्वाहिश ही नहीं है कि बाकी किसी ने क्या कहा, सुबह की हिमायत की, रेफरेंडम की हिमायत की, सियासत को गाली दी, जमहूरियत को गाली दी, आइन को गाली दी। कुछ लोग नहीं सुनना चाहते। ये 2 तकरीरें सुनी जा रही हैं और यूं ये भारतीय एक्शन कमेटी के सेमिनार पर लगाई गई सारी भारी रकम जाया हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर भी आपने सुन ली होगी, मैं उसके फिक्रे भी कोट नहीं करूंगा, लेकिन खुलासा उसकी तकरीर का एक ही था और वो ये था कि आइन का एहतराम किया जाए। अब मुझे बताइए ये फिक्रा बेजरर है कि खतरनाक? मेरे ख्याल है दोनों है, बिल्कुल बेजरर है, क्योंकि आइन की हमायत करने का मुतालबा दुनिया के किसी मुल्क में भी जुर्म नहीं है और आइन की हमायत की जानी चाहिए। जब सारा पाकिस्तान आइन की हमायत करता है तो इदारों को भी आइन का एहतराम करना चाहिए। इसमें क्या खराबी है? इदारों को भी आइन मानना चाहिए। लेकिन ये खतरनाक फिक्रा भी है जहां हर जुर्म माफ हो सकता है, आइन की हमायत करने वालों को माफी जरा मुश्किल से मिलती है। और फजल रहमान साहब भी आजकल जेर हताब है, लेकिन उन पर हाथ डालने का बहाना नहीं मिल रहा। तो मशवरा तो फजल रहमान साहब बिल्कुल ठीक है और मैं भी कहता हूँ, मेरी खैर क्या हैसियत है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान में, समझदार, तजर्बाकार, सियाने, वो यही कहते हैं कि आइन का एहतराम करे, पाकिस्तान के 80% मसाइल हल हो जाएंगे। 80% मसाइल हल हो जाएंगे। ये मसाइल जो पैदा हुए हैं ये आइन को ना मानने की वजह से पैदा हुए। आप मुझे बताइए, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में जो आग लगी है, इतनी बड़ी आग का तो तस्वर भी नहीं किया था, तो ये किसने लगाई है? ये उन लोगों ने लगाई है, परवेज मुशर्रफ ने लगाई है, जिसने आइन को मानने से इनकार किया था। परवेज मुशर्रफ से पहले एक था जियाउल हक, उसने कहा था आइन क्या है, एक चीथड़ा है जिसको मैं जब चाहे फाड़ के फेंक दूं। और पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने के बाद जियाउल हक अपने 11 साल मुकम्मल करने के बाद रवाना हो गया वहां जहां हर एक को जाना है, और उसने आइन को वाकई फाड़ा और पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर दी। 85 का इंतखाब भी इसी तरह की कोशिश थी जिस तरह की कोशिश अब हो रही है कि सियासतदानों से निजात हासिल की जाए। और फिर उसके बाद मुशर्रफ आया, वो तो जियाउल हक पर भी बाजी ले गया, उसने अपनी मर्जी का कानून जो था, वो क्या था, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर या क्या था, नहीं कुछ इस तरह का और नाम था उसका, वो मंजूर कराया और उसकी मंजूरी में कुछ सियासतदानों ने भी साथ दिया। ये भी बड़ा जुल्म हुआ। उसके नतीजे में पाकिस्तान में ऐसी ऐसी तकसीम पैदा हुई और जितने भी ये पाकिस्तान में तोहफे हैं, मुनशियात के तोहफे, ड्रग माफिया के तोहफे, लैंड माफिया के तोहफे, बिल्डर्स माफिया के तोहफे और ये अगवा बराए तावान के जो गैंग बन गए हैं, ये सारे मार्शल्लाओं का तोहफा है ना। और तो किसी ये पार्लिमानी दौर में तो ये चीजें नहीं हुआ करती थी। तो मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आइन का एहतराम करें, मसले हल हो जाएंगे। चलिए, सारे मसले हल ना हो जाएंगे तो बहुत सारे तो हो जाएंगे, और मौलाना के इस मुतालबे की मजम्मत करनी चाहिए या हमायत करनी चाहिए, ये फैसला आप खुद करें। थोड़ा सा जिक्र शहबाज शरीफ का। नवाज शरीफ का स्टांस बिल्कुल वाज़ेह है, वो पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी की पोजीशन बहुत कमजोर है, अवामी मकबूलियत बहुत खत्म तकरीबन हो चुकी है उनमें, लिहाजा मुजाहमत का दम खम नहीं है। लेकिन उन्होंने, सियासी आदमी है, तजर्बाकार आदमी है, उन्होंने तरह देने का और वार खाली जाने देने का जो एक तरीका सीखा है उस पर अमल कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को, वो अकेले नहीं, जरदारी साहब भी, फजल रहमान साहब भी, ये सारे मिलकर पाकिस्तान को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का मसला क्या है? वो तो, उनकी कोई पॉलिसी ही नहीं है, उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। वो तो मैंने जैसे कि कहा कि उनको तस्वीर दिखा दी जाए तो ये खड़े होकर दोनों हाथों से सलूट मारते हैं। उनको फोन कॉल आ जाए वहां से तो कॉल अटेंड करने से पहले सलूट मारते हैं, फिर कॉल अटेंड करते हैं। इनके लिए वो एक अब्रेशन की तरह नरम है। उधर वहां से कोई फरमाइश मुंह से निकली और वो फरमाइश अभी मुंह से पूरी तरह निकली नहीं होती, शहबाज शरीफ उसको पूरा कर देते हैं। अगरचे अवाम के लिए वो एक बड़े चंगेज खान बने हुए अवाम की खाल उतार रहे हैं। बिजली कितनी महंगी कर दी, हर चीज अवाम के लिए मुश्किल कर दी। और देखिए इस पॉलिसी को अब क्या नाम दिया जाए कि जो जितना गरीब तबका है, लोअर मिडिल क्लास तबका है, इस तबके को बिजली के बिल में ओवर बिल करके दिए जाएं। यानी अगर किसी का बिल 5,000 का बना है तो उसको 10,000 का कर दो,
اور جس کا 10,000 کا ہے اس کو 20,000 کا کر دو، اور جو اپر کلاسز امراض یافتہ ان کی بجلی معاف کر دو۔ یہ کیسی پالیسی ہے شہباز شریف کی؟ تو شہباز شریف بطور وزیر اعظم وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، بطور تابع دار وہ نظر آتے ہیں۔ تو تابع دار کو فدوی کہتے ہیں، تو مجھے فدوا تھانے دار یاد آ گیا۔ اس کا قصہ سناتا ہوں، پروگرام ختم کرتا ہوں۔ یو پی میں انگریز کا دور تھا، برٹش راج تھا، تو اس زمانے میں یہ جو سول سروسز کے لوگ ہوتے تھے جو مقابلے کا امتحان دے کر ICS کہتے تھے، انڈین سول سروسز، تو اس کا امتحان پاس کر کے افسر بنتے تھے، لیکن اس کے پیرالل نظام بھی تھا جس میں داروغے ہوا کرتے تھے، اور پھر داروغے ترقی کر کے SHO بھی بن جاتے تھے، اور ان داروغوں میں زیادہ تر تعداد ان پڑھ لوگوں کی ہوتی تھی۔ یو پی کے ایک تھانے کا تھانے دار اس کا نام تھا، پر نام اس کا مجھے یاد نہیں رہا، کچھ بھی نام تھا، تو اس کا نام مشروع ہوا فدوا تھانے دار کے نام سے۔ کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بھی اس کا نام فدوا تھانے دار کے نام سے آتا ہے۔ اس نے بڑے بڑے مشہور ڈاکو بھی مارے، بہت کمپیٹنٹ آدمی تھا وہ، چٹا ان پڑھ، بالکل چٹا ان پڑھ۔ اور جب اس کو اپنے حکام بالا سے کوئی چیز مراسلت کرنے کی نوبت آتی، ضرورت پیش آتی خط لکھنے کی، تو اس نے ایک منشی رکھا ہوا تھا، وہ منشی خط لکھتا اس کے ڈکٹیشن کے مطابق، اور پھر خط اس کو پڑھ کر سناتا۔ وہ پھر تھانے دار اس میں کوئی تصحیح وغیرہ کرنی ہوتی، ترمیم وغیرہ کرنی ہوتی، کر دیتا، اور پھر وہ خط اوپر کے افسروں کو، SP DSP IG وغیرہ تک وہ پہنچتا، اور پھر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا۔ جب اس نے پہلی مرتبہ خط لکھا نا، اپنے منشی کے ذریعے خط لکھوایا، منشی کو خط لکھوایا، منشی نے سارا خط لکھ دیا، اور آخر میں اس کا نام لکھا تھانے دار کا، اور نام لکھنے سے پہلے اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ کا تابع دار فدوی فلانا ولد فلانا یہ لکھ دیا۔ یہ اس کا پہلا خط تھا جو اس نے لکھوایا۔ تو اب اس نے تھانے دار نے کہا مجھے پڑھ کر سناؤ، اس نے سارا خط پڑھ کر سنایا، سارا خط ٹھیک تھا، لیکن جب اس نے کہا نا کہ فدوی فلانا، مثلا غلام محمد نام تھا، تو فدوی غلام محمد تھانے دار تھانہ فلانا، تو وہ چونکا۔ اس نے کہا یہ فدوی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ فدوی یہ ایک نیاز مندی کا اظہار ہوتا ہے کہ میں آپ کا تابع دار ہوں، آپ کا مخلص ہوں، اس طرح کا۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھو میری اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور تم مجھے فدوی لکھ رہے ہو؟ فدوی تو عورتوں کے نام ہوتے ہیں، میری مونچھیں تمہیں نظر نہیں آتی، میں کیسے فدوی ہو سکتا ہوں؟ مجھے فدوا لکھو۔ وہ منشی تو ملازم تھا، اس نے لکھ دیا کہ فقط آپ کا تابع دار فدوا غلام محمد۔ تو وہ خط پہنچ گیا، SP کے پاس پہنچ گیا، اس نے بھی پوچھا کہ بھئی یہ فدوی ہوتا ہے، فدوا کیا ہوتا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ فدوا اس طرح ہوتا ہے، اور پھر وہ جو منشی تھا اس نے بھی اپنے جاننے والوں کو بتا دیا۔ تو پورے یو پی میں اس کا نام ہی یہ پڑ گیا کہ فدوا تھانے دار۔ اس نے اپنے علاقے میں بہرحال جرائم کا خاتمہ کر دیا تھا، بڑے بڑے بدنام ڈاکو اس نے مارے، بڑے بڑے کرائم کے اڈے ختم کیے، اس کی بڑی عزت تھی، بڑا ٹیکا تھا، بڑی شہرت تھی، لیکن نام اس کا جو لوگ لیتے تھے وہ یہی لیتے تھے کہ آج فدوا تھانے دار نے یہ کام کر دیا، آج فدوا تھانے دار فلاں جگہ پہنچ گیا۔ تو یہ فدوا تھانے دار، تو شہباز شریف صاحب تو فدوا تھانے دار بھی نہیں ہیں، وہ تو صرف فدوی ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔